आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना उस वक्त की है जब मुझे टीचर की नौकरी करते हुए बस 4-5 साल पूरे हो चुके थे। वैसे तो वो नए साल की शुरुआत का महीना था, लेकिन तब स्कूल का आखिरी सत्र चल रहा था। अगले 2-2.5 महीने में एग्जाम्स होकर छुट्टियां शुरू होने वाली थी। जनवरी के आखिर में अचानक मुझे एक ऑर्डर मिला कि स्कूल की एक दूसरी शाखा में अगले 2 महीनों के लिए मेरा तबादला कर दिया गया है। मैंने इस बारे में पूछताछ की तो मुझे पता चला कि वहां जो एक महिला शिक्षक थी वो अचानक स्कूल छोड़कर चली गई है और अगले 2 महीनों के लिए वहां जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और नहीं मेरे माता पिता मेरे साथ रहते थे, इसलिए मैं उनके लिए एक बकरा था। अब मजबूरी थी क्योंकि उसी साल हमारे ट्रांसफ़र भी होने वाले थे और मुझे अपने गांव की तरफ मेरा ट्रांसफ़र लेना था। आखिरकार मैं बिना किसी विरोध के उस दूसरे गांव के स्कूल पर चला गया। अब यह स्कूल बहुत अच्छा तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजों की हालत खराब थी, लेकिन वहां 15 से 20 बच्चे थे और स्कूल पढ़ाने लायक था। बस एक दिक्कत थी कि बाहर रहने का कोई इंतजाम नहीं था। अब मुझे वहां रहने के लिए कोई घर चाहिए था। ऐसे ही एक 3-4 दिन बाद मुझे वही रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दिया जहां लिखा था कि किराए का मकान चाहिए तो फलाना फलाना से संपर्क करें। बोर्ड बहुत पुराना लग रहा था, इसलिए उस पर लिखा नाम पढ़ा नहीं जा रहा था। ठीक उसी बोर्ड के पास वहां एक साइकिल पंचर की दुकान थी। मैंने वहां जाकर उस बोर्ड के बारे में पूछताछ की तो उस आदमी ने बताया कि यही अंदर एक चौल है, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता। अब मैं शिक्षक था तो मैंने सोचा कि एक शिक्षक के लिए इससे अच्छी जगह क्या होगी। मतलब अगर वहां कोई नहीं रहता तो वो जगह जरूर बहुत ही शांत जगह होगी और गांव से थोड़ी दूर भी है। उसी आदमी से चौल के मालिक के बारे में कुछ जानकारी लेकर मैं तुरंत उनसे मिलने उनके घर चला गया। उनके घर गया तब वो सुबह की चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे घर के अंदर आने के लिए कहा और मेरे लिए भी एक चाय मंगवाई। जी कहिए, क्या बात है? जी क्या आप चौहान हैं? उन्होंने चाय पीते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। जी वो आपका बोर्ड पढ़ा था, किराए का मकान ऐसा कुछ लिखा था उस पर। हाँ, लेकिन वो जगह मेरी नहीं है, मेरे एक करीबी दोस्त की है। काफी साल पहले वहां किसी तरह की एक ट्रेनिंग एकेडमी थी, फिर मेरा दोस्त उसे बंद करके कहीं चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वहां के कमरों को किराए पर चढ़ाया था, लेकिन लोग एक एक करके उस जगह को छोड़कर जाने लगे और अब हम वो जगह किसी को किराए पर नहीं देते। दरअसल वहां उस आदमी ने इतना कहा ही था कि वो बात करते करते एकदम से रुक गया। उसकी पत्नी अचानक मेरे लिए चाय लेकर वहां आकर सामने खड़ी हो गई थी। मैंने महसूस किया कि उसके आते ही वो आदमी चुप हो गया था, इसलिए फिर मैंने ही कहा, जी लेकिन मैं वहां रहने के लिए तैयार हूं। जब उसकी पत्नी फिर से अंदर चली गई तब उस आदमी ने फिर से कहा, देखिए दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे वो जगह किराए पर देने से मना किया है। उसने कहा था कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे मालिक आप उसकी चिंता न करें, मुझे अकेले रहने की आदत है तो मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे भी बस 2-2.5 महीने की बात है। मैं सामने अलमारी के कांच में उसकी पत्नी को देख रहा था। उस आदमी की पत्नी अंदर से उसे कुछ इशारा कर रही थी और वो आदमी भी किसी बात को कहने से झिझक रहा था। पता नहीं वो क्या इशारा कर रही थी, पर शायद उन्हें पैसों की जरूरत थी। फिर उस आदमी ने चाय का कप नीचे रखते हुए निराशा भरे स्वर में कहा, ठीक है, सच कहूं तो मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको चाबी दे देता हूं। आप खुद एक बार जाकर उस जगह को देख लीजिए, शायद आपका मन बदल जाए। उस आदमी ने इतना बोला ही था
कि उसकी पत्नी कुछ चाबियां लेकर वहां आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आदमी ने मुझे चाबी की तरफ इशारा करते हुए मुझे वो चाबियां ले जाने के लिए कहा। मैंने वो सारी चाबियां उठाई। उन्होंने नमस्कार करते हुए खुशी से बाहर चला गया। बाहर जाते ही मुझे दबी आवाज में कुछ झगड़ा सा सुनाई दिया, जैसे वो दोनों पति पत्नी अंदर किसी बात पर झगड़ रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके घर का दरवाजा बंद था। मतलब मेरे जाते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। मैं चाबी लेकर पैदल ही उस जगह पर चला गया। वहां एक लाइन में 7 से 8 कमरे थे। सभी एक जैसे थे, छोटे छोटे और शायद 10 बाय 10 के होंगे। ऊपर सीमेंट के पतरे की छत थी। आसपास तारों का कंपाउंड था और उन कमरों के पीछे एक खुला मैदान था। शायद ये जगह वही ट्रेनिंग की जगह थी। मैंने हर कमरे को खोलकर देखा। सब कमरे ठीक ठाक थे। कमरे में धूल में लिपटे हुए पलंग, कुछ पुराना सामान, फटी पुरानी किताबें और कागज बिखरे पड़े थे। वहां एक कमरा था जिसकी चाबी मेरे पास की चाबियों में नहीं थी, लेकिन मैंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने उस धूल भरी जगह को हाथ नहीं लगाया और अपने लिए उनमें से एक अच्छा कमरा चुन लिया। मैंने उसी बंद कमरे के बगल वाला कमरा अपने लिए चुन लिया था जिसकी चाबी नहीं थी। सोचा कि शायद मकान मालिक उस कमरे की चाबी देना भूल गया होगा या फिर वहां उन्हीं का कोई जरूरी सामान पड़ा होगा। फिर मैंने वहीं पर पड़ा एक पुराना झाड़ू उठाया और थोड़ा बहुत अपने कमरे को साफ कर लिया। उसी शाम मैंने उस मकान मालिक को जाकर कुछ पैसे दे दिए और उन 7 चाबियों में से अपने कमरे की चाबी निकाल ली। मैंने पैसे देते वक्त ध्यान से देखा था कि उसकी पत्नी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। इस बार बिना बताए ही उस महिला ने मेरे सामने चाय लाकर रख दी। पर तब मैंने एक बात महसूस की। शायद उस वक्त भी वो आदमी मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। वो बार बार मुझसे कुछ कहने के लिए अपनी नजर ऊपर उठाता, लेकिन जब भी वो ऊपर देखता उसकी पत्नी आसपास कहीं न कहीं खड़ी दिखाई देती और उसे देख वो तुरंत अपनी बात बदल लेता या फिर चुप हो जाता। लेकिन उस वक्त मैं भी थोड़ा जल्दी में था। मुझे अपना कुछ सामान लाने के लिए शहर जाना था। वहां कुछ मेरा जरूरी सामान था, साइकिल, कुछ किताबें और कपड़े थे। मुझे उन सब को लाना था और सबसे जरूरी बात यह थी कि गाड़ी पकड़ने के लिए मुझे अंधेरा होने से पहले उस गांव से निकलना था और इसलिए मैं तुरंत वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह वापस आते ही मैं अपनी साइकिल लेकर सीधे अपने नए ठिकाने पर गया। वहां मैंने अपना सामान रखा और फिर स्कूल चला गया। स्कूल खत्म होने के बाद मैं शाम को वापस अपने किराए के कमरे पर लौट आया। फिर से 2-3 घंटे तक अच्छे से उस कमरे की सफाई की और फिर थक हार कर आराम से बिस्तर पर लेट गया। मैं पूरे दिन काम करके और दौड़ धूप करके बहुत थका हुआ था। वहीं पर खाना बनाकर और उसे खाकर जल्दी से मैं सो गया। आधी रात का समय था। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वहां इतनी ज्यादा शांति थी कि मीलों दूर भौंकने वाले कुत्तों की आवाज भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच मेरे कानों में एक और आवाज आई, किसी के चलने की आवाज, और बीच बीच में पायल की झनकार जैसी सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे बगल वाले कमरे में कोई है, लेकिन मैं पहले से ही बहुत थका हुआ था, तो मैंने सोचा कि अंधेरे में बाहर का दरवाजा खोलकर देखना सही नहीं होगा। जो कोई होगा मैं उससे सुबह मिल लूंगा। अगले दिन सुबह उठकर पानी भरने के लिए मैं बाहर चला गया। अचानक मुझे रात वाली आवाज याद आ गई। ध्यान से बगल के कमरे को देखा तो सभी कमरे बंद थे। सभी दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। वो बगल वाला कमरा भी बंद था। ये वही कमरा था जिसकी चाबी उस दिन मेरे पास नहीं थी और जिसे मैंने खोल कर नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद उस कमरे में कोई रहता होगा। मैं तैयार होकर अपने काम पर चला गया। सोचा कि शाम को आ जाऊंगा
तो आज वहां जो भी होगा उससे जरूर बात कर लूंगा। उस रात मैं काफी देर तक किताबें पढ़ते हुए जाग रहा था, लेकिन मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए किताब पढ़ते हुए मैं सो गया। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे किसी अनचाही आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। बाहर से फिर वही पायल और कदमों की आवाज आ रही थी। वो आवाज बाहर, लेकिन दरवाजे के कहीं पास आकर रुक गई। फिर किसी चीज की खटपट की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे कोई मेरे ही कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई और फिर से दरवाजा बंद हो गया। डर के मारे मेरा शरीर कांप उठा। बगल के कमरे में कोई था जरूर। मुझे हैरानी इस बात की थी कि काका ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पहले से ही कोई रहता है। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे किसी के सिसकने की और रोने की आवाज सुनाई दी। वहां जो कोई भी थी वो पहले धीरे धीरे रो रही थी, पर कुछ ही देर में रोने की आवाज और तेज हो गई। वो जो कोई लड़की या महिला थी वो अब जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वहां कौन हो सकता है और इतनी रात को वो रो क्यों रही है। मैं सोच रहा था कि आवाज लगाऊं या नहीं, और तभी उसी बीच मुझे किसी आदमी की एक तेज चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर मैं सतर्क हो गया और हिम्मत कर जोर से आवाज दी, कौन है वहां? मेरे सवाल पूछते ही रोने की आवाज, वो सब कुछ अचानक से शांत हो गया। चारों ओर फिर से भयानक सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने पास रखी टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर पहले दाएं बाएं देखा, फिर पूरा दरवाजा खोलकर बगल वाले कमरे की तरफ चला गया। उस वक्त मेरा दिमाग ऐसे भारी हो रखा था कि 3-4 कदम चलना भी मुझे मुश्किल लग रहा था। मन में एक अजीब सा डर उभर रहा था। जब मैंने दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो देख मेरा दिमाग सुन्न रह गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां आसपास कुछ भी नहीं था। मन में आया कि अगर इतनी रात को यहां कोई आया था तो ताला लगाकर अचानक कहां चला गया, और अगर वो कोई लड़की या कोई महिला थी तो इतनी रात में वो यहां कैसे आ सकती है, क्योंकि इस जगह आने जाने के लिए वहां कोई भी साधन नहीं था। एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि कहीं किसी ने किसी महिला को यहां बंद तो नहीं कर दिया। मैं फिर दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजे पर दस्तक देते हुए आवाज लगाई, क्या कोई अंदर है? मैं यही बगल वाले कमरे में रहता हूं। मेरा नाम जयराम है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो। मैंने जितना हो सका उससे बात करने की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर तक इंतजार कर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि अगर फिर से कोई आवाज आई तो दोबारा आकर देख लूंगा, लेकिन काफी देर तक वहां कोई आवाज नहीं हुई और फिर थकान से मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं जागा तो देखा कि उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और जाते जाते मैंने उस बगल वाले कमरे को देखा, लेकिन वहां किसी के होने के कोई निशान नहीं थे। मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसे तेज दौड़ाते हुए स्कूल चला गया। दिन भर काम में था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उस कमरे की, उस आवाज की। मन में ख्याल आया कि जाते जाते काका से मिलकर पूछ लेता हूं कि उस कमरे में आखिर कौन रहता है।
स्कूल खत्म होने के बाद मैं सीधे काका के घर चला गया, लेकिन उनके घर का दरवाजा बंद था। पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि काका 2 दिन पहले ही शहर चले गए हैं और शायद 8-10 दिनों तक वापस नहीं आएंगे। मैं निराश होकर वहां से निकल पड़ा। उस दिन साइकिल की चेन काफी आवाज कर रही थी। सोचा कि पंचर वाले के पास जाकर उसे दिखा देता हूँ। वहां पहुंचा तो देखा कि पंचर वाला अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आराम से सो रहा था। साइकिल की खड़खड़ की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोल दी। मैं उसके पास चला गया और साइकिल वहीं पर खड़ी कर उसे कहा, अरे भाई, ये साइकिल बहुत आवाज कर रही है, जरा इसे ठीक कर दो। वो अपनी आंखें मसलते हुए अपनी जगह से उठा और कुछ औजार लेकर साइकिल के पास आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में वो कमरे की बात आ गई और मैंने उससे पूछा, अरे वो चौहान काका की जो चौल है वहां कोई रहता है क्या? मतलब तुझे तो पता होगा ना, क्योंकि वहां जाने का एक ही रास्ता है जो कि तेरी दुकान के सामने से होकर जाता है। वो आदमी अपना काम करते हुए बोला, वो बहुत पुरानी चाल है दादा। उस चाल के बारे में गांव में कई तरह की बातें हैं। सही गलत पता नहीं, पर कहते हैं कि वहां कुछ भूत प्रेत का मामला है। मतलब? अरे मतलब ये कि लोग वहां के बारे में कहते हैं कि वो कभी ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कत हुई और किसी ने कंप्लेंट कर दी। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया। फिर उसका इस्तेमाल एक होटल की तरह होने लगा। लोग आते थे और वहां ठहरते थे। ऐसे ही एक दिन एक अनजान लड़का और एक लड़की वहां आ गए थे। उन्होंने कहा कि वो घर से भागकर शादी करके आए हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वहां का जो मालिक था उसको उन पर दया आ गई और उसने उन्हें वहां रहने दिया। उस समय वहां कुछ और भी लोग किराए पर रहते थे, लेकिन उसी रात उस लड़के ने उस लड़की को मार डाला और रातों रात वो फरार हो गया। सुबह जब लड़के की लाश मिली तो गांव में बड़ा हंगामा हुआ। मकान मालिक को भी जेल हो गई। जेल जाने से पहले उसने वहां की चाबियां उस चौहान काका को दे दी थी। बदनामी के कारण वहां रहने वाले लोग एक एक कर उस जगह को छोड़कर चले गए। कुछ सालों बाद चौहान काका ने फिर से उस जगह को किराए पर चढ़ा दिया। उन्हें भी पैसों की जरूरत थी, पर लोग आते थे और अगले ही दिन उस जगह को छोड़कर चले जाते थे। कहते थे कि उस जगह में कुछ खराबी है। इतना कहकर वो थोड़ी देर चुप हो गया और फिर अपना काम करने लगा। काम करते करते उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें वहां कुछ महसूस हुआ? मैंने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। बात करते करते उसने साइकिल की चेन टाइट कर दी। उसकी बातें सुनकर मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन मैं हमेशा इस बात को लेकर सोचता रहता हूं कि क्या ये भूत प्रेत की बातें सच होती है या ये सिर्फ कहानियां हैं। सोचता हूं कि हमारे आसपास कभी कभी कुछ अजीब घटनाएं घटती है और फिर उन घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता है। न दिखने वाली चीजें महसूस होने लगती है और फिर हम ही उन्हें भूत या आत्मा का नाम दे देते हैं। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर वहां कुछ होता तो चौहान काका मुझे जरूर बता देते। काम खत्म करने के बाद मैंने अपनी साइकिल ली और वापस अपने ठिकाने पर चला गया। उस रात मैंने 3-4 बार बाहर जाकर देखा। मैंने सोचा कि अगर वहां कोई रहता होगा तो आसपास जरूर दिखाई देगा या फिर कुछ ना कुछ हलचल जरूर महसूस होगी, लेकिन उस रात कुछ भी खास नहीं हुआ। न कोई आवाज आई और न ही कोई हलचल सुनाई दी। हर तरफ बस एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा लगा कि शायद कल रात वहां जो भी था वो रात में ही वहां से भाग गया होगा और अब वो वापस नहीं आने वाला।
उस रात मुझे बहुत अच्छे से नींद आई थी। अगले दिन मैं हमेशा की तरह तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल गया। उस दिन कुछ सरकारी अफसर स्कूल पर दौरा करने आने वाले थे, इसलिए मैं सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गया था। अधिकारियों ने 2-3 घंटे तक अपनी जांच की और फिर वो वहां से चले गए। सब कुछ अकेले देखने के कारण आज स्कूल से निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। स्कूल बंद करते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास की चाबियां गुम हो गई है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि मेरे कमरे की चाबी भी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने स्कूल और स्कूल के ग्राउंड में बहुत ढूंढा, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। फिर मैंने उसी गांव में जाकर किसी से ताले का इंतजाम किया और स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया। इस सारे झमेले में मुझे और भी देर हो गई थी। सब कुछ होने के बाद मैं घर की ओर निकल पड़ा। साइकिल चलाते समय मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि चौहान काका के घर जाकर देखता हूँ। हो सकता है शायद वो आ गए होंगे। उनके पास मेरे कमरे की डुप्लीकेट चाबी जरूर होगी। मैं वहां पहुंचा, लेकिन अब भी चौहान काका के घर पर ताला लगा हुआ था। निराश होकर मैं वहां से आगे बढ़ गया। मैंने सोचा कि अब ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल ताला तोड़ने का नहीं था, बल्कि आज ताला तोड़ दूं तो कल कमरा कैसे बंद करूंगा, इस बात का था। तभी मेरी नजर पंचर वाले की दुकान पर चली गई। वो वहां हथौड़े से कुछ ठोक रहा था। उसे देख मेरे मन में आया कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। दिन भर के काम और चाबी ढूंढने के चक्कर में मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं पंचर वाले की दुकान पर पहुंचा तब लगभग अंधेरा हो चुका था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, लेकिन उसने कहा कि उसे भी बहुत देर हो चुकी है और उसे जल्दी घर जाना है। मैंने उसे बहुत समझाया और अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आखिर में उसने एक हथौड़ा दिया और उसे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। मैंने वो हथौड़ा लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब मैं घर से थोड़ी दूर था तभी वो पंचर वाला तेजी से अपनी साइकिल दौड़ाते हुए मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी साइकिल को रोकते हुए से पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं मास्टर जी, मैं तो आपको चाबी देने आया हूँ। तुम्हें चाबी कहाँ मिली? मास्टर, ये आपकी चाबी नहीं है। काफ़ी साल पहले यहाँ के पुराने मालिक ने अपनी डुप्लीकेट चाबियाँ मेरे पास रखी थी। इन चाबियों को रखे बहुत दिन हो गए हैं। अब तक तो वो भी भूल गए हैं और मैं भी भूल गया था कि मेरे पास इस घर की चाबी है। जब मैं दुकान बंद कर रहा था तब अपना सामान रखते वक्त मेरा ध्यान चाबियों के गुच्छे पर चला गया, इसलिए उन्हें तुरंत लेकर यहाँ आ गया। चलो अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे घर चलो। हम जहाँ मिले थे वहाँ से मेरा घर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी पंचर वाला मेरे साथ नहीं आना चाहता था। मुझे लगा शायद वो वहाँ आने से डर रहा है, इसलिए मैं चाबियाँ लेकर कमरे पर चला गया। वहां पहुंचकर एक एक चाबी लगाकर मैं कमरे के ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। वहां पर लाइट नहीं थी, इसलिए अंधेरे में ही चाबी और ताले का अंदाजा लगाकर मैं ताले को खोल रहा था। 4-5 चाबियां चेक करने के बाद कमरे का ताला खुल गया। अंदर जाकर मैंने लाइट चालू की और फिर से बाहर आ गया। मैं वापस चाबी देने पंचर वाले के पास चला गया और उसे वो सभी चाबियां दे दी। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी मैंने उसे रोका और उसे कहा, अरे तेरे पास तो यहाँ की सभी कमरों की चाबियां होगी, है ना? उसने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ सबकी है। तो मैंने उन चाबियों की तरफ देखकर कहा, तो ऐसा कर, ये सारी चाबियां मेरे पास रहने दे, मैं तुझे कल सुबह लौटा दूंगा। उसने अपना सिर हाँ ना में हिलाते हुए कहा, ठीक है। और फिर बिना किसी सवाल के उसने चाबियों का गुच्छा मेरे हाथ में दे दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब मुझे पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज्यादा झंझट किए बिना
खाने के लिए दाल चावल साथ में ही पका लिए और पकते ही उन्हें गर्मा गर्म खा लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर कुछ कागज इधर उधर किए और फिर एक किताब लेकर बिस्तर पर लेट गया। किताब पढ़ने का मन तो नहीं था, इसलिए आंखें बंद कर मैं शांति से बिस्तर में लेटा हुआ था। वहां की गहरी शांति के साथ ही मैं हल्की नींद में चला गया। तभी मुझे फिर से कुछ खड़खड़ जैसी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। ये साफ था कि आवाज उस बगल वाले कमरे से आ रही थी। आवाज को सुनते ही मेरी नजर दीवार पर टंगी हुई चाबियों पर चली गई। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ खींचने की करकर जैसी आवाज आ रही हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मैं उठकर खड़ा होने ही वाला था कि तभी अचानक वहां की लाइट चली गई। चारों ओर गहरा घना अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो वहां का अंधेरा भी वहां की खामोशी का साथ दे रहा हो, जैसे वो मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। लेकिन ऐसे ही वक्त पर हमारी सभी चेतनाएं जाग जाती है और हम हर छोटी से छोटी चीज को महसूस करने लगते हैं। मैं अंधेरे में टॉर्च ढूंढने लगा और मुझे ठीक उस दिन जैसी सिसकने की आवाज सुनाई दी। एक अनजान डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस कर पा रहा था कि वहां का माहौल एकदम से बदल गया था। मैंने अपने हाथ से टॉर्च को वहां आसपास खोजते हुए इधर उधर टटोला। आखिरकार एक कोने में टॉर्च हाथ में लगी। मैंने उसे चालू किया और बिना कोई आवाज किए चाबियों का गुच्छा उठाया। तभी अचानक वो मुसमुसाने की आवाज फिर से रुक गई। फिर एक बार चारों ओर सन्नाटा फैल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी मैंने चाबियां ली और टॉर्च उठाई और अपने कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर कदम रखते ही टॉर्च अचानक से झपकने लगी, जैसे वो भी मुझे आगे जाने से रोक रही हो। मैं थोड़ी घबराहट में उस टॉर्च को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त एकदम से मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आसपास गहरी शांति थी और उस शांति में वो आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बाहर हर तरफ घना अंधेरा था। टॉर्च बार बार बंद चालू हो रही थी और वो आवाज अब ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। मैं हिम्मत करके दरवाजे की तरफ मुड़ा। हाथ में चाबी लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में ताला खुल गया और उसके साथ ही अंदर से आ रही आवाज आनी अचानक से बंद हो गई। हाथ में पकड़ी टॉर्च भी फिर से झपकने लगी और अचानक से बंद पड़ गई। दरवाजा खोलने से पहले मैं टॉर्च को हाथ पर मारकर चालू करने की कोशिश कर रहा था और तब अचानक हवा से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कर्र जैसी आवाज आई और मेरे पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। दरवाजा खुलता देख मेरी सांस अटक गई थी। नजर उठाकर अंदर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे पैर जैसे बर्फ की तरह ठंडे और जकड़े हुए लग रहे थे। फिर से कर जैसी आवाज आई। तभी एकदम से टॉर्च चालू हो गई और उस टॉर्च की रोशनी में मेरी नजर सीधे कमरे के अंदर किसी चीज पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच किसी की लाश लटक रही थी। मैं सोच रहा था कि अभी अभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी और अब ये लाश किसकी है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रात का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। उस माहौल में फैली खामोशी मेरे खून में जैसी घुल सी गई थी और मेरा खून जम गया था। सामने का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सांप एक साथ मेरे सिर को डंक मार रहे हो। वो लटकता हुआ शरीर धीरे धीरे झूल रहा था।
और उसी धीमी गति से वो घूम भी रहा था। जैसे जैसे वो शरीर घूम रहा था, उसका चेहरा मेरे सामने आता गया। टॉर्च की पीली रोशनी में मैंने उस चेहरे को ध्यान से देखा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि क्या मैं उसे पहचानता हूं। उसे देखते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी भी थरथरा रही थी। उस लाश का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, चेहरे पर खून जम चुका था, चेहरे की नसें और पूरा चेहरा फूला हुआ था। उसका मुंह खुला था और जिसमें से लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। और तब मैं ये सोच रहा था कि फांसी पर लटकते हुए लोगों की आंखें तो अक्सर बाहर निकली हुई और खुली होती है। ये सब देखते हुए न जाने मैं क्या क्या सोच रहा था, और उन सब चीजों को महसूस कर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से बार बार बिजली का करंट गुजर रहा हो। तभी अचानक उस लटकते हुए शरीर ने झट से अपनी आंखें खोल दी। देखते ही देखते चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। उसे देख मुझे झटका सा लगा। मैं घबराकर पीछे गिर पड़ा। मैं तब चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जिन बातों पर मैंने आज तक कभी विश्वास नहीं किया था, वो सब मेरी आंखों के सामने था। मैं डर के मारे किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज मेरी ओर बढ़ रही है। वहां नीचे फर्श पर भी कुछ था जो रेंगते हुए, घसीटते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। वही कदमों की आवाज, वही घसीटने की आवाज जो मैंने पहले भी सुनी थी। मैं लड़खड़ाते हुए किसी तरह उठकर वहां से भागने लगा और भागते हुए मैं उस पंचर वाले की दुकान की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ा। जब मैं दौड़ रहा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे उस कमरे के दरवाजे में कोई खड़ा है और वो दूर से ही मुझे देख रहा है। पर मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि वहां पर एक नहीं, दो लाशें थी। एक जो ऊपर लटक रही थी और दूसरी जो नीचे रेंग रही थी, जिसने अंधेरे में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। मैं भागते भागते बाहर की सड़क पर आ गया। पंचर वाले की दुकान बंद थी। उसी समय मेरे पास से किसी की गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में कोई था जो मुझे आवाज दे रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। मैं तो बस पागलों की तरह भाग आ जा रहा था। कुछ देर बाद मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा। पीछे जो कोई भी था उसने मेरे पास आकर अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने डरते हुए उसे कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। सामने खड़े आदमी ने मुझे छूते हुए कहा, जयराम, होश में आओ, मैं चौहान हूं, तुम्हारे घर का मालिक। मैंने घबराते हुए उनकी ओर देखा। वो सचमुच चौहान थे। उन्हें फिर ध्यान से देखा और तब कहीं मेरे जान में जान आ गई। उन्होंने मुझे सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गए। घर पहुंचने पर उन्होंने मुझे पानी दिया और फिर बताया कि कोर्ट केस के काम से उन्हें अचानक शहर जाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूं। उन्हें शायद अच्छी तरह से अंदाजा था कि वहां क्या हुआ होगा, लेकिन शायद वो बस मेरी जुबान से सुनना चाहते थे। मैंने उन्हें पिछले 3-4 दिनों में वहां जो कुछ हुआ था वो सब विस्तार से बताया। मेरी बातें सुनते हुए उनकी पत्नी शर्म से सिर झुकाए वहीं पर खड़ी थी और तब चौहान साहब गुस्से से उसे देख रहे थे। फिर सब कुछ सुनने के बाद चौहान साहब बोल पड़े, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें यह सब पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया।
आपसे पहले भी कई लोगों ने वहां भूत प्रेत की घटनाओं का अनुभव किया है, लेकिन जो आपने आज देखा वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ साल पहले वो कमरा पुराने मालिक ने एक नए जोड़े को रहने के लिए दिया था। उन्होंने बताया था कि वो भागकर शादी करके आए हैं। मालिक को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें वहां रहने की जगह दे दी। लेकिन उसी रात कुछ लोग उस जोड़े को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि उन लोगों को किसने सूचना दी थी। जो लोग पड़ोस में रहते थे वो भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों के हाथ में दरांती और कुल्हाड़ी जैसे हथियार थे। हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों के पास उस कमरे की चाबी भी थी। सुना है कि लड़का उस समय कमरे को बाहर से ताला लगाकर कहीं कुछ लाने गया था, और जब वो वापस आया तो उन सारे लोगों को देख वो अंधेरे में ही कहीं भाग गया। आखिरकार उन लोगों ने ताला खोल दिया। लड़की कमरे के अंदर थी। लोगों ने लड़की को बहुत मारा और मारकर वहीं फांसी पर लटका दिया। पड़ोस के लोगों को भी धमकी दी गई थी कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उन्हें भी इसी तरह जान गंवानी पड़ेगी। वो लोग तो अगली सुबह ही उस जगह को छोड़कर चले गए। अब लोग कहते हैं पंचर बनाने वाले आदमी ने ही उन लोगों को ये जानकारी दी थी। अब सच झूठ भगवान जाने। लेकिन सुबह पुलिस आ गई और मकान मालिक को गिरफ्तार करके लेकर चली गई। मकान मालिक कुछ महीनों बाद छूट गया, लेकिन वो फिर वापस कभी वहां नहीं आया। उसने उन कमरों की चाबियां मुझे सौंप दी और फिर वो कहां चला गया मुझे भी पता नहीं। कुछ सालों बाद मैंने वो कमरे किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन वहां की भूतिया घटनाओं की वजह से कोई भी 2 दिन से ज्यादा वहां टिक नहीं सका। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, नहीं तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। उस मकान मालिक ने मुझे उस रात को अपने घर रुकने दिया। जैसे तैसे मैंने वो रात काटी, लेकिन बार बार उस लड़की का वो डरावना सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो दोनों प्रेत आत्माएं समय के जाल में फंसी हुई लग रही थी। सुबह मैं मकान मालिक के साथ उस चौल में चला गया। उन्होंने मेरा सामान समेटने में मेरी मदद की और उसी दिन मैंने उस जगह को छोड़ दिया। जाते वक्त मैं पंचर वाले की दुकान पर चला गया, लेकिन आज उसने अपनी दुकान नहीं खोली थी। जब मैं उस दुकान की तरफ देख रहा था तो चौहान काका ने मुझे देखते हुए बोला, दुकान को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने उन्हें जवाब दिया, यही कि आज इस पंचर वाले ने अपनी दुकान नहीं खोली है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का भाव बदल गया। दुकान की तरफ देखते हुए वो बोले, वो पंचर वाला तो कब का मारा जा चुका है। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक रात वो उस कमरे में कुछ खोजने चला गया था, लेकिन अगली सुबह उसकी भी लाश उसी कमरे में मिली जहां उस लड़की को फांसी दी गई थी। किसी को नहीं पता कि वहां क्या हुआ था और वो वहां क्या करने गया था। इसलिए तो लोग कहते हैं कि इस घटना में शायद वो भी शामिल था। काका की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। और तब मुझे याद आ गया कि वो पंचर वाला जरूर उस रात अपनी चाबी खोजने गया होगा, वही चाबी जो उसने उन हत्यारों को दी थी। पकड़े जाने के डर से वो वहां चला गया होगा, लेकिन उस लड़की की आत्मा ने उसको भी खत्म कर दिया था। यानी जो मैंने देखा वो सब कुछ भ्रम नहीं था। वहां जो कुछ हुआ था वो उसी की एक झलक थी। नीचे जो कुछ रेंग रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उस पंचर वाले की आत्मा की परछाई थी। और तब मुझे समझ आ गया कि इतने दिनों से
मैं उस पंचर वाले की आत्मा से बात कर रहा था। और ये सब कुछ सोचते हुए मैंने अपना सामान अपनी साइकिल पर बांध दिया और साइकिल लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।